हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भरतपुर। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का चैप्टर यूएनओ। स्टूडेंट्स, मैंने इसके कई लेक्चर आपको बता दिए हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की बेसिक जानकारी और इसके सारे अंगों से आपको परिचित कराया है। आज मैं आपको करा रही हूँ इसका अंतिम अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसा कि इसके नाम से विदित होता है, ये सभी देशों के जो विवाद होते हैं, एक देश का दूसरे देश के साथ में या फिर ज़्यादा देशों का आपस में जो विवाद होता है, उसके अंतर्गत जो भी तनाव होते हैं, तनाव बिंदु होते हैं या कोई केसेस होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं। आज सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ते हैं, यानी किन स्थितियों में किसके लिए इसका निर्माण किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अनुच्छेद 33 है, वह ये कहता है कि राष्ट्रों के बीच यदि विवाद होते हैं तो उनके शांतिपूर्ण समाधान के लिए, मध्यस्थता के लिए जो विधियों की सूची है, उनमें जो तीसरा पक्ष भी शामिल है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यह मध्यस्थता पंच निर्णय की प्रणाली जो पहले हमारी मौजूद थी, जो हमारे भारत में पहले मौजूद थी या इस्लामिक समुदाय का भी हिस्सा रही थी, और बाद में अन्य देशों जैसे ग्रीस, चीन, अरब की जनजाति, मध्यकालीन यूरोप के समुद्री कानूनों में देखा जा सकता है। इन सब की जो पद्धति थी उसको परिष्कृत करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के अन्य संगठनों के विपरीत जो इसके सदस्य होते हैं वो सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, यानी जो इसके सदस्य होते हैं वो योग्यता के आधार पर निर्वाचित होते हैं। इसके न्यायाधीश जो होते हैं वो स्वतंत्र न्यायाधीश होते हैं और उनको ये शपथ लेनी पड़ती है दायित्व ग्रहण करने से पूर्व कि वह शक्तियों का निष्पक्षतापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से उपयोग करेंगे। स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इनके न्यायाधीशों की स्वतंत्रता हमेशा बनी रहनी चाहिए जिससे कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय दे सकें, और इसलिए इनको तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि सारे सदस्य एकमत ना हो कि वह आवश्यक शर्तों की पूर्ति नहीं करता है। इस बात पर एकमत होने चाहिए कि जो न्यायाधीश है वह सब शर्तों की पूर्ति नहीं करता है। इस आवश्यक शर्त जो इसके लिए दी हुई है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, उनकी पूर्ति वो करता है। इस आधार पर ही उनको विस्थापित किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और ये कहें कि गरिमापूर्ण पद है। इसलिए प्राय प्रत्येक देश में न्यायाधीशों को बड़े ही प्रतिष्ठा के पद के रूप में स्वीकार किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से 1945 में की गई है और अप्रैल 1946 में इसने अपना काम करना शुरू किया था। इसका जो कार्यालय है वह हेग में है, पीस पैलेस में स्थित है, और 6 प्रमुख संस्थानों के जो कार्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसका अलग है। और यह जो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो देश हैं उनके कानूनी विवादों को सुलझाता है, और संयुक्त राष्ट्र और अन्य जो एजेंसी होती हैं उनको यदि किसी कानूनी प्रश्न की आवश्यकता पड़ती है, वैसे तो क्या है कि वो अपने कार्य स्वयं करती हैं, लेकिन यदि कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है, कोई परामर्श लेना होता है किसी कानूनी प्रश्न के बारे में, और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार उनका निर्णय होगा, क्योंकि उनमें भी जो सारी एजेंसी हैं उनमें सारे दूसरे देश हैं वो सदस्य इसमें शामिल होते हैं, तो उन पर ये सलाह लेती है। इसमें 193 देश, चूँकि यूएनओ में है तो 193 देश ही इसके मेंबर हैं, और ये इसका प्रमुख न्यायिक अंग है, क्योंकि सारी न्याय की जो कार्य होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। और इसका जो उद्घाटन है अधिवेशन का, वो 18 अप्रैल 1946 को शुरू हुआ था और तब से इसने स्थायी न्यायालय की जगह ले ली। ये कुछ इसके जो इसका अधिवेशन मतलब छुट्टियों में नहीं होता है, बस बाकी की लगातार इसका अधिवेशन चलता रहता है, और इसकी जो व्यय है उसका जो पूरा भार है वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ पर ही निर्भर है। और 1980 तक इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता था, और विशेषकर जो विकासशील देश हैं उन्होंने ही इसका प्रयोग करना सबसे पहले शुरू किया था। और संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत ज़्यादा इसके फैसले वो नहीं करता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, और इसके विकासशील देशों को इसका जो है बहुत ज़्यादा फायदा मिला है।
क्योंकि विकासशील देशों की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा सुलझाया गया है। और इतने सालों में इतने सारे विवाद यूएनओ में गए हैं, बहुत सारे इसमें लंबित हैं, लेकिन बहुत सारे विवाद जो हैं वो इसके द्वारा सुलझाए गए हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी सदस्य देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सामान्यतया 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं सामान्य सभा द्वारा, और ये न्यायाधीश 9 साल तक चुने जाते हैं, यानी इनका एक बार कार्यकाल 9 साल होता है, फिर दोबारा से चुन लिए जाते हैं। और हर तीसरे साल इन 15 में से 5 न्यायाधीश चुने जाते हैं, यानी पहले जिनका 5 का कार्यकाल पूरा हो जाता है, 9 साल हो जाते हैं, उनको हटा करके फिर दोबारा चुन लिए जाते हैं, और वो पुराने भी चुने जा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते, यानी कि अलग अलग न्यायाधीश होंगे, अलग अलग स्थान से, अलग अलग कंट्री से ये 15 न्यायाधीश होंगे। और यदि किसी की डेथ हो जाती है या कोई की सेवानिवृत्ति होती है तो उसके स्थान पर उसको उसी देश का दूसरा व्यक्ति रख लिया जाता है। ये चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ही गरिमापूर्ण पद है, इसलिए एक न्यायाधीश जो है वो किसी और पद पर धारण नहीं हो सकता जब वो न्यायाधीश है। और किसी इसकी जो न्यायालय द्वारा जो इसके सभापति उपसभापति का निर्वाचन है और रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी इसकी होती है, क्योंकि ये सब इसकी सभा को चलाने के लिए, चूँकि केवल न्यायाधीश ही पर्याप्त नहीं होते हैं, तो इनके चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। स्टूडेंट, कुछ और भी बिंदु इसमें आते हैं जो इसकी सदस्य संख्या है कि इनकी सदस्य संख्या 15 है, लेकिन गणपूर्ति 9 है। गणपूर्ति से मतलब है कि जब इसकी कार्यवाही प्रारंभ होती है तो कम से कम 9 न्यायाधीश इसकी कार्यवाही के लिए होने चाहिए, और जो इसके निर्णय होते हैं वो बहुमत के अनुसार होते हैं, यानी सब जो न्यायाधीश होते हैं बहुमत से सहमति होती है और एक विचार को लिख सकते हैं। यदि सहमत नहीं है तो अपना विचार अलग भी लिख सकते हैं, और बहुमत के विरुद्ध वाले भी लिख सकते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कुल संख्या के 1/3 सदस्य हर 3 साल में, चूँकि इसका 9 वर्ष का कार्यकाल है तो हर 3 साल में इसके सदस्य और चुन लिए, मतलब 3 साल में अब 1/3 सदस्य चुन लिए जाते हैं, यानी एक स्थायित्व इसमें रहता है। कभी ऐसा नहीं है कि ये कुछ समय के लिए जो है ये बंद हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसका प्रशासनिक सचिवालय है स्थायी एक, और अंग्रेजी और फ्रेंच में इसकी जो कार्यवाही है वो चलती है, ये इसकी आधिकारिक भाषा है। जो 15 न्यायाधीश मैंने बताए हैं उनकी स्टूडेंट्स भौगोलिक उसका आधार होता है, तो अफ्रीका से 3 व्यक्ति लिए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से, हर एक में भौगोलिक आधार होता है। जैसे मैंने आपको यूएनओ में बताया, जो सुरक्षा परिषद है उसके 10 न्यायाधीश 10 जो मेंबर हैं वो भी भौगोलिक आधार पर चुने जाते हैं। इसी प्रकार इसके सदस्य जो होते हैं वो भी भौगोलिक आधार पर चुने जाते हैं। और जो लैटिन अमेरिका है, कैरेबियन देश हैं, इनसे 2 सदस्य होते हैं। एशिया से, एशिया महाद्वीप चूँकि बड़ा है, इससे भी 3 सदस्य हैं। पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से 5 होते हैं, और स्टूडेंट पूर्वी यूरोप से 2 सदस्य इसके लिए जाते हैं, यानी टोटल मिलाकर के इस तरह का रेशो रहता है। और 15 जो न्यायाधीश हैं वो इसके चुन लिए जाते हैं। स्टूडेंट, जो इसके जो न्यायाधीश हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि स्वतंत्र होते हैं और वो हमेशा अपने निष्पक्षता की और शुद्ध अंतःकरण की उन्हें शपथ लेनी पड़ती है। और किन्हीं भी 2 राष्ट्रों के बीच में यदि कोई संघर्ष होता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसका समाधान करता है, और यदि राष्ट्र चाहे तो किसी समदेशी तदर्थ न्यायालय को इसके लिए नामजद भी किया जाता है, यानी उस देश का न्यायाधीश जो है वो उसी समय उसमें जो है निर्वाचित हो सकता है। और इसका कारण यह है कि वह देश जो न्यायालय में प्रतिनिधित्व नहीं है वो भी अपने संघर्ष के निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आने दे, उसके निर्णय भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हो, इसलिए इस प्रकार की विधि रखी गई है। अब हम इसके क्षेत्राधिकार या इसके कार्य के संबंध में बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसकी संविधि में सभी राष्ट्र अपना बात प्रस्तुत कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि 193 सदस्य हैं, और ये 193 सदस्य के किसी के भी बात इसमें आ सकते हैं, और इसमें किसी व्यक्ति विशेष के बाद नहीं आते हैं, इसमें केवल राष्ट्र के बाद आते हैं। इसका जो क्षेत्राधिकार है उस संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र और विभिन्न संधि अभिसमयों में
से इसके मतलब जो नियम है वो बनते हैं, जो इसका चार्टर है, इसका घोषणा पत्र और संधियाँ हुई हैं, जो इससे पहली संधि हुई हैं यूएनओ से पहले और जो अभी समय चले आ रहे हैं, उनके आधार पर इसकी संविधि बनाई गई है। और कोई भी जो राष्ट्र है किसी भी समय बिना किसी विशेष संविधा के किसी ऐसे राष्ट्र के संबंध में जो इसके लिए सहमत हो, यह घोषित कर सकता है कि वह न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अनिवार्य रूप से स्वीकार करता है। और इसका जो क्षेत्राधिकार है वह उन समस्त विवादों पर है जिनका संबंध संधि, निर्वचन, अंतर्राष्ट्रीय विधि, प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आभार का उल्लंघन और उसकी क्षतिपूर्ति के प्रकार और सीमा से है। स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को परामर्श देने का भी अधिकार प्राप्त है। जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कोई भी अंग है अंतर्राष्ट्रीय इसका संगठन का या फिर अन्य जो अभिकरण है वो इससे कभी भी परामर्श मांग सकते हैं और वह ऐसी किसी पक्ष की प्रार्थना पर जिसका अधिकारी हो किसी भी विधिक प्रश्न पर अपनी सम्मति ये दे सकता है जिसकी इसके लिए प्रार्थना की गई हो। और इसके विवादास्पद विषय और परामर्शी दो प्रकार के अभियोग इसके सामने आते हैं। तो विवादास्पद विषय हम इसमें देखते हैं कि यदि मुकदमे में दोनों राज्य की न्यायालयों का निर्णय, दोनों राज्यों को इसका जो निर्णय है वो मानना पड़ेगा और इसमें केवल विवादास्पद विषय ही शामिल हो सकते हैं। कोई व्यक्ति या सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं इसमें हिस्सा नहीं ले सकती हैं। ये भी मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स। तो ये जो इसमें क्या है, देश ही भाग लेते हैं और ऐसे अभियोग का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा तभी हो सकता है जब दोनों देश सहमत हो। और इस सहमति को जताने के 4 तरीके हैं। पहला है कि ऐसे मुकदमे में दोनों देश अपने आप निर्णय लेना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपते हैं, नहीं कि एक देश यदि सौंप देगा तो नहीं होगा, दोनों देशों को ही अपना मामला यूएनओ के द्वारा सुलझाना पड़ेगा। इसके अलावा जो संधियाँ हैं उनमें भी एक शर्त डाली जाती है। इसके अनुसार अगर उस संधि के बारे में कोई संघर्ष उठे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को निर्णय लेने का अधिकार है। मान लो पहले कोई संधि चली आ रही है किन्हीं देशों के बीच में और उसमें यदि कहीं कोई विवाद उत्पन्न हो गया हो या कोई गलतफहमी आ गई हो तो कोई मतलब देश आप इससे कह सकते हैं कि आप हमारी इस संधि में जो संघर्ष उठा है उसको सुलझा दीजिए। और ऐच्छिक घोषणा करने का भी इसको अधिकार है, यानी राज्यों को अधिकार है कि वह चाहें तो न्यायालय के हर निर्णय को पहले से ही स्वीकृत मान लें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो स्थायी न्यायालय है और चूंकि इसके मुकदमे स्थायी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हैं तो ये स्थायी न्यायालय भी होता है। और मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये परामर्शी विचार इसका एक तरीका और है। तो ये निर्णय सिर्फ न्यायालय की राय होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि इन निर्णयों को माना जाए। स्टूडेंट, अब हम इसकी प्रक्रिया देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसकी जो प्राधिकृत भाषाएं हैं वो फ्रेंच और अंग्रेजी है और विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व अभिकर्ता द्वारा होता है, वकीलों की भी सहायता ली जाती है और इसकी जो सुनवाई है वो सार्वजनिक रूप से तब तक होती है जब तक कि न्यायालय का आदेश अन्यथा ना हो और सभी का जो निर्णय है वो बहुमत से होता है। जैसे मैंने बताया कि 15 हैं तो 9 सदस्यों का बहुमत इसमें आवश्यक है और सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। और न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, इसकी अपील नहीं हो सकती क्योंकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। कुछ मामलों में ये पुनर्विचार कर सकता है लेकिन इसकी मतलब वो नहीं हो सकती, इसकी कहीं अपील नहीं हो सकती क्योंकि ये तो अंतिम न्यायालय ही है। और प्रत्येक देश का ये धर्म होता है, जब हम इसकी ये कहें कि ये कैसे इन पर लागू होते हैं, प्रवर्तन हो सकते हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों के लिए आगे बढ़ें और अगर कोई देश इन निर्णयों को स्वीकृत ना करे तो प्रवर्तन की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की, यानी सुरक्षा परिषद फिर उनसे देशों से इनको पालना करवाती है निर्णयों की कि वह उसके ऊपर कार्रवाई करे, पहले उसको समझाए, मध्यस्थता द्वारा उसका प्रतिबंध भी लगा सकती है और नहीं तो सेना के द्वारा उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। और सुरक्षा परिषद जैसे चाहे उसके निर्णय और सिफारिश उसमें घोषित कर सकती है और इन न्यायाधीशों को अपने पद से विस्थापित नहीं किया जा गया है अभी भी। अब हम भारत के न्यायाधीश देखते हैं कि हमारे भारत के कितने न्यायाधीश जो हैं वो अभी जो है इसमें चयनित हो चुके हैं। तो अभी जो है दलवीर भंडारी ये अभी तक ये चल रहे हैं, 27 अप्रैल 2012 से न्यायालय के न्यायाधीश हैं। रघुनंदन स्वरूप पाठक हैं, वो 1989 से 1991 तक रहे।
नगेंद्र सिंह भी काफ़ी लंबे तक रहे हमारे यहाँ पर 1973 से 1988, और सर बेनिगल राव हैं 1952 से 1953। तो स्टूडेंट आज आपने ये पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके अंग स्टूडेंट सब खत्म हो चुके हैं। और अब मैं आपको अगले, और मैं कहूँगी यूएनओ का जो लास्ट आपका लेक्चर है उसमें मैं आपको इसका मूल्यांकन बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छी तरह से इसका अध्ययन करिए, और आपकी यदि कोई भी समस्या हो तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हैं, और आप इसको अच्छे से अध्ययन करिए। कोई भी परेशानी हो तो आप जो है आपके ग्रुप्स बने हुए हैं उन पर आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं।